अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपना प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। अब सुप्रीम कोर्ट से हम एक और तहलका खेज़ खबर रात के इस पहर लेके आ रहे हैं, क्योंकि अब एक और तहलका खेज़ पेशरफ्त हुई है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जो चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल ने, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया था, जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला था और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को डाला था, वो उसके ऊपर अब जस्टिस मंसूर अली शाह, जो सीनियर प्यूनल जज हैं और इस कमेटी के रुकन हैं, उन्होंने अब एक 3 सफ़हात का ख़त जारी किया है, जो कि एक बहुत ही धमाका खेज़ ख़त है और जिसने अब इस कमेटी की साख सिफर कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की अपनी साख सिफर कर दी है। ये इतना खौफनाक ख़त है, इसमें जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन और जो पॉइंट्स उठाए हैं, उसके बाद कुछ नहीं बचा। यानी कि इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ल और उनके लिए गए इक़दामात की अब हैसियत कुछ नहीं है। ये अमली तौर पे अब जिसे कहते हैं, अब एक आप उनके तमाम इक़दामात को आप देख सकते हैं कि बस वो अब कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट के अंगूठा लगाए हुए इक़दामात ही तसव्वुर होंगे, उनका तासुर यही रहेगा। तो देखिए, और इसके अलावा जो हम आपको दूसरे हम इस ख़त के निकात, वो जो बॉम्बशेल निकात हैं, हम आपको बताते हैं। जबकि इसके अलावा जो दूसरी है वो ये है कि नए DGISI तैनात हो गए हैं। जी हाँ, नए DGISI का ऐलान हो गया। तैनात नहीं अभी हुए, तैनात तो वो 30 सितंबर को वो चार्ज लेंगे बतौर DGISI अमली तौर पे, लेकिन वो नॉमिनेट हो गए हैं। उनका नाम ISPR ने अनाउंस कर दिया है। लेफ्टिनेंट आसिम मलिक, जो इस वक्त AG थे फ़ौज में, और उनका क्या बैकग्राउंड है बहुत दिलचस्प है, वो भी आपको बताएंगे। और क्या उनके आने से ISI की पॉलिसी तब्दील होगी PTI के बारे में या ओवरऑल मुल्की सियासत के बारे में, तो ये हम आपको उस पर भी बताएंगे ज़रा। तो देखिए, आपको मालूम है आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी का इजलास था, ठीक है, और ये इजलास 4 बजे वक्त मुकर्रर किया गया था, ठीक है, लेकिन 4 बजे पता चला कि जस्टिस मंसूर अली शाह तो 2 बजे ही सुप्रीम कोर्ट से घर जा चुके हैं। पहले भी उन्होंने जुमे के रोज़, जब ये आर्डिनेंस आने के बाद, जब जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला था चीफ जस्टिस ने और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को डाला था, तो उस वक्त भी जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं इजलास में आए थे। तो इजलास आज मंडे तक मौखर कर दिया गया था और मंडे को 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। तो आज 4 बजे पता चला कि जस्टिस जो मंसूर अली शाह हैं वो आज भी नहीं शिरकत कर रहे, और इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से पेश करदा 3 सफ़हात का एक नोट पेश किया गया, जो उन्होंने कमेटी की, जिसे कहता है ना, गौर के लिए लिखा था, और कमेटी से उन्होंने कहा था, कुछ डिमांड रखी थी। एक तो उनकी जो डिमांड थी वो ये थी कि कमेटी वापस वही जस्टिस मुनीब अख्तर को डाला जाए और कमेटी सेम एज़ इट इज़ रिस्टोर की जाए। दूसरी जो उनकी ये डिमांड थी, डिमांड नहीं बल्कि उन्होंने जो कमेटी को आगाह किया था वो ये था कि मैं इस अंदाज में ऑर्डिनेंस के ज़रिए रिकॉन्स्टिट्यूट हुई कमेटी में नहीं बैठूंगा, ठीक है, अगर मुझे बिठाना है तो कमेटी रिस्टोर कर लें। अब आ जाते हैं कि वो ख़त के जो बॉम्बशेल निकात हैं, ठीक है। एक तो उन्होंने कहा जी कि ये जो ऑर्डिनेंस था, ठीक है, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने जो सुप्रीम कोर्ट में जब फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को इंडोर्स किया था, तो उन्होंने कहा उस वक्त हमने करार दिया था कि अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी रूल्स और मामलात में अब पार्लिमान की, या जिसे कहते हैं ना वो कानून साज़ों की मुदाखलत ख़त्म हो गई है और अब हम खुद चलाएंगे अनटिल अनलेस कुछ बहुत बड़ा नहीं आएगा। उन्होंने कहा अपने फैसले में लिखा कि कुछ बहुत एमरजेंसी नहीं होगी, कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा, तो अब मज़ीद हमारे उसमें नहीं होगी और अब अदलिया की खुद मुख्तारी बरकरार रखी जाएगी। और हमने इसलिए इस एक्ट को सराहा कि इस एक्ट से अदलिया के अमल में आमराना मिजाज जो चीफ जस्टिस का था वो ख़त्म हो गया, शफाफियत आई, जमहूरियत आई, अवाम का एतमाद बढ़ा कि अब वन मैन शो नहीं है, अब एक कमेटी बैठती है जो बेंचेस और केसेस डिसाइड करती है किसके आगे लगने हैं। तो वो जो वन मैन शो है वो ख़त्म हो गया है, एक आमरीत ख़त्म हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में लोगों का एतमाद बढ़ा, इंसाफ का फराहमी के अमल में शफाफियत आई। तो इन ग्राउंड्स पर हमने कहा कि अब मज़ीद कुछ छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई चेंज चाहिए होगी तो कोई बहुत एमरजेंसी होगी और उसमें भी अदलिया की कंसेंट होगी। लेकिन वो कहते हैं कि फिर अचानक, ठीक है, से सुप्रीम कोर्ट के बंद दरवाज़ों के पीछे
अचानक से पार्लियामेंट दोबारा से हमारे ऊपर इंक्रोचमेंट करती है, यानी कि हमारे ऊपर वो हमारे वो अंदर घुसती है, जो हमारा एरिया है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सेपरेशन ऑफ पावर का मामला है। जो सुप्रीम कोर्ट एक खुद मुख्तार और अलहदा आइनी सतून है, तो वो कहते हैं कि वो उसमें मुदाखलत करते हैं, ठीक है। और वो जो मुदाखलत है वो एक जिसे कहते हैं अदलिया की खुद मुख्तारी से मुतल्लिक मामले पर है, जिसमें अदलिया ने इस अमेंडमेंट को जो की गई थी पिछली एक्ट वाली, उसको इंडोर्स किया हुआ था, उसको वो कंप्रोमाइज़ करती है, यानी कि उसको वो कंप्रोमाइज़ करती है, अदलिया की खुद मुख्तारी को कंप्रोमाइज़ करती है। अदलिया के अंदरूनी जो शफाफ इंतज़ामी मामलात हैं उनमें मुदाखलत करती है, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि हम तो आइन के मुहाफ़िज़ हैं और हमारे अंदर इस तरह की मुदाखलत। और फिर वो कहते हैं कि हमने जो पिछली दफ़ा राजा आमिर वो जो केस था, उसके अंदर हमने इसको मामले को तय कर दिया था। चीफ जस्टिस कादी फाइज़ा ने भी थे कि ये कमेटी कंपोजिशन ऑफ बेंचेस किया करेगी और इसके लिए अब किसी आर्डिनेंस की ज़रूरत नहीं थी। और हमने तय कर दिया था कि अगर कोई एक्ट भी कानून साज लाएंगे तो वो बहुत ज़रूरी होगा तो होगा, वो गैर ज़रूरी और नॉर्मल हालात में नहीं आएगा। और अभी कोई ऐसी एमरजेंसी के हालात नहीं थे, कोई गैर मामूली हालात नहीं थे, कोई ज़रूरत नहीं थी कि अचानक से ये एक्ट ले आया जाता। तो वो कहते हैं इस सब में कि सॉरी मैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूँ तो ज़रा लाइट का इधर इशू है और फिर गर्मी है, बहुत मच्छर हैं, तो थोड़ा सा लाइक जस्ट मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ थोड़ा सा अगर आपको फील हो तो। फिर वो ये कहते हैं फिर जिस अंदाज में ये ऑर्डिनेंस लाया गया, ठीक है, एक एक्ट में तरमीम के लिए, ठीक है, उसके होते हुए भी हम ये कोशिश कर सकते थे कि हम इसी कमेटी को जारी रखते और पहले इस एक्ट पर गौर कर लेते। लेकिन उन्होंने कहा कि वो ये कहते हैं कि ये एक्ट आया और एकदम से 1 घंटे के अंदर अंदर चीफ जस्टिस ने कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट भी कर ली, जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल दिया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ले आए और कोई कानूनी या दूसरा जवाब चीफ जस्टिस ने नहीं दिया कि वो क्यों जस्टिस मुनीब को निकाल रहे हैं, क्यों जस्टिस याया अफरीदी जो उनसे नेक्स्ट इन लाइन सीनियर जज थे उनको नहीं गौर कर रहे, बल्कि उनसे भी जूनियर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में क्यों ला रहे हैं। इस तरह की कोई वजह चीफ जस्टिस ने नहीं बताई, ठीक है। और फिर वो ये कहते हैं कि इस अंदाज में अगर चीफ जस्टिस को दोबारा वही इख्तियार दे दिया जाएगा कि वो चेरी पिकिंग करे, अपनी मर्ज़ी का जज लाए, ठीक है, और अपनी मर्ज़ी का वो गैर जमहूरी अंदाज में कमेटी को चलाए, तो फिर उन्होंने कहा वो फुल कोर्ट का जो फैसला है ये तो उसकी भी खिलाफ वर्जी है, ठीक है। और जो हमने फुल कोर्ट में जो उस कानून को बरकरार रखा था उनका ये तो उसके बरक्स है, यानी कि फिर वो ये कहते हैं कि हमने राजा आमिर केस में करार दिया था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऐवान है उसके अंदर हमें अपने जो काम करने का अंदाज़ है उसके मेयार को इतना बेहतर करना होगा, इंसाफ को इतना यकीनी बनाना होगा और उसके लिए इतनी शफाफियत चाहिए होगी और इतनी अच्छी हमें प्रैक्टिसेस चाहिए होंगी कि लोगों का अदलिया के अंदर एतमाद बढ़े और कोई कहीं से मुदाखलत नहीं है। क्योंकि जब वन मैन शो होता था तो ये खर्चा होता था कि ये चीफ जस्टिस लाइक यही होता था कि अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बनाते थे, अपनी मर्ज़ी के फैसले ले लेते थे। तो उन्होंने कहा उस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए हमने इस एक्ट को अपहेल्ड किया था। लेकिन अब होता क्या है कि ये ऑर्डिनेंस ला के वन मैन शो वापस ला दिया गया, यानी कि वो चीफ जस्टिस काजी फैसला कह रहे हैं कि अब आप वन मैन शो बन गए हैं दोबारा, ठीक है। और वो कहते हैं कि कभी भी इदारों के अंदर शफाफियत तब आती है जब इख्तलाफ राय को अहमियत दी जाए, उसको दबाया मत जाए, एक से ज़्यादा आरा को जगह दी जाए, एक से ज़्यादा आइडियाज़ को जगह दी जाए, ना कि उनको जिसे कहते हैं ना मुस्तरद किया जाए और उनसे जान छुड़वाई जाए, ठीक है। और आज़ादी इजहार राय का अदालत के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ हो, यानी कि जो दीगर साथी जजेस हैं उनकी राय सुनी जाए कि अगर किसी की राय आपको नहीं पसंद तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसकी राय आने ही ना दें, ठीक है। उसकी आज़ादी इजहार राय है, उसका एहतराम करें, ठीक है। और आप जो इख्तलाफ राय है उसको दबाएं मत, ठीक है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जिस अंदाज में जल्दी में ये कमेटी बनाई गई, ऑर्डिनेंस जारी होते साथ चीफ जस्टिस साहब ने और बग़ैर कोई कानूनी जवाज़ दिए,
ठीक है, और अपने साथी जजेस से मुशावरत किए बगैर उन्होंने ये काम किया। उसने जो जो जिसे कहते हैं ना फुल कोर्ट का जो डिसीजन था उसको वो कहते हैं उन्होंने उसकी वो एक उन्होंने वर्ड यूज़ किया, ऑफेंड किया उसको, यानी कि उसकी उन्होंने आप कह लें कि तौहीन कर दी है या उसको उन्होंने मुस्तरद किया है, धुतकारा है, इस तरह का लाइक आप इसका मतलब ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर वो ये कहते हैं कि हालांकि यही चीफ जस्टिस काजी फाइसा थे कि जब ये एक्ट पहली दफ़ा आया और इस पर स्टे दिया गया तो इन्होंने चैम्बर वर्क शुरू कर दिया, तब ये चीफ जस्टिस नहीं थे, और इन्होंने चैम्बर वर्क शुरू कर दिया जस्टिस काजी फाइसा ने। उन्होंने कहा कि जब तक वो एक्ट का फैसला नहीं होता और शफाफियत नहीं आती कोर्ट के मैटर्स में, मैं चैम्बर वर्क करूँगा। और जो ही ये चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने सबसे पहले फुल कोर्ट बना के यही केस लगाया, और इस केस पे हमने फिर फैसला दे के इस एक्ट को जिसे कहते हैं मंजूर किया, और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब आपने नॉर्मल काम शुरू किया। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं कि आप उसी एक्ट को साइडलाइन करके, ठीक है, और आप जल्दी जल्दी एक नया जिसे कहते हैं कमेटी बना रहे हैं, एक जूनियर जज को ला के बिठा रहे हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर को बगैर कोई वजह दिए कमेटी से निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो जो पहले उन्होंने कहा कि इख्तलाफ रहे तो उनका जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ चाहते, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर इख्तलाफ कर रहे थे चीफ जस्टिस काजी फाइसा से कमेटी के अंदर, तो उसमें लड़ाई भी हुई थी, हमने आपको पता जुलाई में असद अनसेंसर्ड ने खबर ब्रेक की थी। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि आप इस बुनियाद पे, ठीक है, जो ये कर रहे हैं, उन्होंने कहा इसके बाद मुझे खौफ है कि अब जो फैसले ये कमेटी लेगी वो फुल कोर्ट के फैसलों और अदलिया की खुद मुख्तारी को अंडरमाइन करेगा, इंसाफ की फराहमी के इस सबसे बड़े इदारे जिसकी मुल्क में एक साख है उसकी अवाम में साख ख़त्म करेगा, अवाम का एतमाद ख़त्म होगा अदलिया के फ़ैसलों में, और जो बेंचेस अदलिया बनाएगी अब इस कमेटी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट बनाएगी उनमें भी अवाम का एतमाद नहीं होगा। यानी कि ये उन्होंने चार्जशीट किया है कि ये क्या किया है चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब आपने, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब को इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो बहुत सोच समझ के किया है, और उसकी वजह वो 63A का फ़ैसला था, और उस 63A के फ़ैसले के लिए अब उन्होंने आज कमेटी में जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ बैठ के जो 63A की जो डिफेक्शन क्लास थी जिसके तहत ये था कि ना सिर्फ बंदा नाअहल हो जाएगा बल्कि उसका वोट भी काउंट नहीं होगा जो वो अपनी पार्टी लाइन के बरक्स असम्बली में कास्ट करेगा, तो उस पर अब चीफ जस्टिस साहब ने एक लार्जर बेंच बना दिया। उसमें सरबराही खुद कर रहे हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर है साथ, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है कमेटी के रुकन जिनको वो इस अंदाज से कमेटी में लेके आए, यानी कि अपने दस्तखती जज, ठीक है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, और सबसे दिलचस्प इजाफा एडहॉक जज जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल हैं, ठीक है, जो कि पहले वादा करके भाग गए थे कि मैं आता ही नहीं हूँ सुप्रीम कोर्ट एडहॉक जज के तौर पे, फिर उनको चीफ जस्टिस खींच के घसीट के लाए और वो फिर जज तैनात हुए। घसीट के लाना होता है ना कि फिर उन्होंने जब वो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है आप इनके नाम की मंजूरी दे दें, मैं उनको देखता हूँ एक दफ़ा फिर मना लेता हूँ, अगर वो ना माने तो फिर ठीक है जाने देंगे, वरना हम नए से जुडिशल कमीशन का इजलास भी बुलाएंगे तो कर दें। और जैसे जमाल खान मंदोखेल ने अपने व्हाट्सएप मैसेज में लिखा था कि मैं इतना दबाव नहीं ले सकता तनकीद का और सबका जो सोशल मीडिया पर हो रही है, तो मैं नहीं चीफ जस्टिस साहब आना चाहता। तो जो जज दबाव नहीं ले सकता वो जज बैठ के 63A के केस को सुनेगा और अब उसमें कोई इंडिपेंडेंट फैसला देगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्लैपिंग, ठीक है, ये सब कुछ उन्होंने किया है। और अब इसके बाद किसी को क्या इस मुल्क में किसी एक आप रोड पे चलते ले मैन को भी अगर पूछें कि क्या उसको चीफ जस्टिस काजी फाइसा पे एतमाद है, या वो ये समझता है कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा जो सब कुछ कर रहे हैं ये अपनी एक्सटेंशन की लालच में नहीं कर रहे, ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं मिले हुए, ये हुकूमत के साथ नहीं मिले हुए, और ये अदलिया के इदारे को तबाह नहीं कर रहे, किसी से पूछ लें आपको जवाब मिल जाएगा। अगर किसी एक सवाल का जवाब नफ़ी में मिला तो फिर बताइएगा, सब सवालों के जवाब सब लोग हाँ में ही देंगे, ठीक है, मुझे तो कम अज़ कम यही यकीन है। अब ज़रा आ जाए इसके बाद अगली तैनाती पर, वो है आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो जो कुछ चल ही रहा है, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही मुदाखलत करने वाली भी बहुत सी चीज़ें खबरें पिछले दिनों आती रहीं, लेकिन अब वो जो एक इदारा हैं ISI पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके सरबराह लेफ्टिनेंट नदीम, हम आपको
काफ़ी दिनों से खबर दे रहे थे कि वो जा रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत से दोस्त मेहरबान ट्वीट्स कर रहे थे कि नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। उनको जो कहा जाता है वो ट्वीट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो ऐलान हो गया है। हमने खबर दी थी शायद इम्तियाज़ साहब DGISI आएंगे और उनकी जगह पे कोर कमांडर रावलपिंडी AG लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक आएंगे, लेकिन वो खबर में थोड़ी सी ये कमी बेशी रहेगी कि लेफ्टिनेंट आसिम मलिक अब DGISI आ गए हैं। AG की पोजीशन अब वैकेंट सवर होगी 30 तारीख से, उधर कोई और तैनाती होगी और लेफ्टिनेंट आसिम मलिक वो अब DGISI होंगे अगले पाकिस्तान के। लेफ्टिनेंट आसिम मलिक का बैकग्राउंड दिलचस्प है, स्वार्ड ऑफ ऑनर हैं, काकूल अकेडमी से 80वें लॉन्ग कोर्स से इनका ताल्लुक़ है और ये 12 बलोच रेजिमेंट के ये हैं और काफ़ी इन्होंने कोर्सेज़ किए हुए हैं। कहते हैं कि वेल पॉलिश्ड मिलिट्री ऑफिसर हैं और इनके बारे में जब ये काकूल अकेडमी में थे तो क्योंकि उनके वालिद लेफ्टिनेंट ग़ुलाम मोहम्मद मलिक जो थे, जिनको GM मलिक के नाम से लोग जानते हैं, वो कमांडर थे काकूल अकेडमी के, तो कहते हैं कि उन्होंने इन पर बहुत सख्ती की हुई थी। और फिर ये था कि जो इनसे सीनियर कैडेट्स थे वो भी इन पर बहुत सख्ती करते थे कि अगर उनको GM मलिक साहब की किसी बात के ऊपर गुस्सा आता था तो वो भी लेफ्टिनेंट आसिम मलिक साहब पर ही उतारते थे। इनको ज़्यादा सख्त सज़ाएँ, सख्त एक्सरसाइज करवाई जाती थी, तो इस वजह से इनको इतना रगड़ा लगा कि ही वॉज अ वेल पॉलिश्ड ऑफिसर। फिर उसके बाद ये इन्होंने ब्रिगेड इन्फेंट्री की कमांड की है बतौर GOC कोयटा में। फिर इसके अलावा इन्होंने वज़ीरिस्तान में एक इन्फेंट्री नहीं उधर डिवीज़न कमांड की है, ब्रिगेड इन्होंने कमांड की है वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री की। इसके अलावा ये जनरल बाजवा के भी एक दौर में करीब थे, इसलिए ये वाइस चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ रहे उनके साथ। और जनरल बाजवा के इसलिए करीब थे कि जनरल बाजवा के जो ससुर थे जनरल एजाज़ अमजद, वो जनरल GM मलिक के बहुत अच्छे लंगोटिए यार थे और कहते हैं कि जब जनरल मेजर जनरल GM मलिक को लेफ्टिनेंट जनरल GM मलिक किया उस वक्त के आर्मी चीफ वहीद काकड़ साहब ने, तो जो GM मलिक थे वो गए जनरल वहीद काकड़ के पास और उनको कहा कि आपने क्यों नहीं एजाज़ अमजद को प्रमोशन दी, तो उन्होंने कहा कि वो अहमदी है। तो ये वापस गए क्योंकि GM मलिक के बारे में है कि बहुत मजहबी थे, तो ये उनके पास गए और उन्होंने जाकर उनको तजवीज़ किया, उनसे पूछा कि आप अहमदी हैं? उन्होंने कहा मैं था लेकिन मुसलमान हो चुका हूँ। उन्होंने कहा लेकिन आप फिर भी एक काम करें, आप एक दफ़ा निकाह दोबारा पढ़वा लें। तो उस निकाह के लिए इन्होंने सारी अरेंजमेंट की और मुफ्ती सईद ने आके निकाह पढ़ाया और मुफ्ती सईद वो हैं जो आपको मालूम है इमरान खान साहब के, जिन्होंने तमाम निकाह पढ़ाए गए। और बाद में जो 96 में जो एक 95 के 96 में एक जो खिलाफत का एक ऑपरेशन होना था जो बाद में नाकाम बना दिया गया, जो फ़ौज के अंदर से एक बगावत होनी थी अपनी क़यादत और उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के ख़िलाफ़, तो उसमें भी मुफ्ती सईद गिरफ़्तार हुए और उसमें जो ब्रिगेडियर मुस्तनसर थे उस वक्त लेफ्टिनेंट GM मलिक कोर कमांडर रावलपिंडी थे। तो ब्रिगेडियर मुस्तनसर जो थे उन्होंने इनको दावत दी कि आप टेक ओवर कर लें क्योंकि आपकी दाढ़ी भी है, आप मजहबी भी हैं, तो आप खिलाफत चला सकते हैं बाल, लेकिन उन्होंने वो बाल नहीं खेली। तो फिर वो लोग गिरफ़्तार हो गए और इनके ऊपर फिर कोई नज़ला नहीं गिरा। लेकिन ये है कि ये नॉन जनरल थे फ़ौज के और बड़े मजहबी थे। ज़राए बताते हैं कि लेफ्टिनेंट जो आसिम मलिक हैं, इनका जो घराना है वो बरेलवी सेक्ट से ताल्लुक़ रखता है। और अब आ जाते हैं कि क्या इनके आने से कोई पॉलिसी में तब्दीली आएगी। देखिए, एक तो ये था कि इनको जनरल बाजवा ने पहले प्रमोशन दे दी थी, जिस वजह से जब अगले आर्मी चीफ़ की रेस में नहीं है, रेस से कुछ अर्सा पहले रिटायर हो जाएंगे। लेकिन आपको मालूम है नया DGISI आएंगे तो वो टीम भी नहीं बनाएंगे अपनी, तो तब्दीलियाँ तो होंगी। और अगर आप माजी से देखें तो जब लेफ्टिनेंट नवीद मुख्तार रिटायर हुए और लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर DGISI बने तो ISI की पॉलिसी में तब्दीली आई। फिर लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर पोस्ट आउट हुए, कोर कमांडर गुजरांवाला चले गए, तो लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद DGISI बने तो ISI की तब्दीली में पॉलिसी में तब्दीली आई। फिर लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद के बाद जब लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अन्जुम DGISI बने तो फिर आपने देखा कितनी तब्दीली आई कि इमरान खान साहब को ही जाना पड़ गया। तो तब्दीलियाँ तो आती हैं,
इम्कान है कुछ ना कुछ तो तब्दीली आएगी, लेकिन क्या फ़ौरी आएगी तो उसका इम्कान नज़र नहीं आता। लेकिन शायद अदलिया और दीगर जगहों के ऊपर जो पॉलिसी चल रही है उसमें कुछ हद तक तब्दीली आए आने वाले दिनों में। और लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम साहब के जाने का एक और इशारा ये भी है कि शायद आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ के बारे में भी पॉलिसी में तब्दीली आए, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ का कंफर्ट लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम साहब के साथ ही था। तो अगर वो जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि शायद इदारे ने अब कोई पॉलिसी तब्दील भी की है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।